नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज बीपीएससी हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों चाहे बीपीएससी में आपका प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो, सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा, और अच्छा दोस्तों जरूर लगेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जिनकी पूरी संभावना है आपके एग्जाम में आने की दोस्तों। और 75 नंबर जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। और भाषा में क्वालिफाई करना दोस्तों अनिवार्य है, इस कारण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न पूछना क्या चाहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है, इसमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। तो सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले या प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम दोस्तों 6 होते हैं, ठीक है। और सर्वनाम जो होता है जैसे वह, वे, उनके, उसने, मैंने, ठीक है, सभी क्या होता है, सर्वनाम होता है, ठीक है। तो सर्वनाम इसमें से कौन सा है, यह जो यहाँ पे लिखा गया दोस्तों ये क्या है, सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जबकि सभा, मनुष्य, हिमालय ये सभी क्या है दोस्तों, संज्ञा है। सभी क्या है, संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 2 दोस्तों आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पूछा जा रहा है कि अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अधिकार, आधिकार या अधिकार या आधिकार। तो दोस्तों अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट जवाब होगा। उपसर्ग क्या होता है, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, वो उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा होता दोस्तों प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन दोस्तों। अब यहाँ पे सिर्फ दिन लिखा जाए और उसके आगे प्रति लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, मतलब प्रत्येक दिन। तो कोई भी शब्द यहाँ पे प्रति उपसर्ग हो गया तो जो दिन शब्द में परिवर्तन कर दे रहा है। तो इस तरीके से उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के शुरू में या आदि में जुड़ के उसका जो अर्थ होता है उसको परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। उपसर्गों की संख्या टोटल कितनी होती है, 22 उपसर्ग टोटल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों। 3, निम्नलिखित में से कर्तवाच्य का उदाहरण कौन सा है। कर्तवाच्य का उदाहरण इसमें से कौन सा है, कर्तवाच्य जिसमें क्या हो, कर्ता की प्रधानता हो, ठीक है। तो सिनेमा देखा जाता है, राजेश से टहला भी नहीं जाता, रिया ने गीत गाया, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कर्तवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तवाच्य, और जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य, और इसमें न तो कर्ता न तो कर्म की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि राजेश से टहला भी नहीं जाता, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाववाच्य है, ठीक है, भाववाच्य। इसके अलावा मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पे भाव की प्रधानता है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, भाववाच्य। अब बच रहा है आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन यहाँ पे बचे हुए हैं। इसमें से सिनेमा देखा जाता है तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। और रिया ने गीत गाया, तो रिया के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य इस ऑप्शन नंबर 3 में होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। अ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अ उपसर्ग जो है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्वरों के साथ, व्यंजन के साथ, विसर्ग के साथ या अयोग्य वाह के साथ, ठीक है।
तो दोस्तों आपको बता दें कि स्वर ऐसे वर्ड होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है। स्वतंत्र, इनको बोलने के लिए किसी अन्य शब्द की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और स्वरों की संख्या कभी कभी पूछ लेता है कि स्वर कितने होते हैं, तो आप जान कर रखिए कि स्वर 11 होते हैं। और व्यंजन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए अ उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है, इसी व्यंजन वर्ड में अ उपसर्ग का प्रयोग होता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि उपसर्गों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो 33 कितने होता है, 33 क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। और विसर्ग का चिन्ह दोस्तों किस टाइप से होता है, ये समझ लीजिए कि इस टाइप से क्या होता है, विसर्ग का साइन होता है। और चलिए इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पे देखिएगा, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह क्या है। अल्प प्राण ध्वनियाँ होती क्या है, ऐसी ध्वनियाँ किसी भी वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो अल्प प्राण वर्ण कहलाता है, ठीक है। किसी भी वर्ग का, जैसे आपका क वर्ग हुआ, क वर्ग में क, ग और अंगा जो है वो क्या है, आपके अल्प प्राण वर्ण है। और इसके अलावा जो दो वर्ण बच रहे हैं, जैसे ख और घ जो है वो क्या है, महाप्राण वर्ण होते हैं। महाप्राण वर्ण होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अल्पप्राण, इसमें अल्पप्राण के बारे में पूछा है, तो किसी भी वर्ण का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो क्या होता है, अल्पप्राण होता है। जैसे यहाँ पे च, ज और यह शब्द है, क्या है दोस्तों, अल्पप्राण है, क्योंकि ये च वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवा वर्ण है, ठीक है। इस कारण से क्या है, अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सीमा जो है वो कुत्ते से डरती है दोस्तों। जहाँ पे आपको बता दे, जहाँ पे अलगाव का बोध हो और उसके अलावा डर हो, ठीक है। जहाँ पे अलगाव हो और डर का बोध हो या डरना शामिल हो, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है दोस्तों। आप समझ लीजिएगा कि जहाँ पे जिस भी वाक्य में यहाँ पे जहाँ पे डरना बोध हो, डर का बोध हो, वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। इसके अलावा जहाँ और अलगाव का भी बोध क्या होता है, आपका अपादान कारक होता है। और इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। जैसे करण कारक समझ लीजिए क्या होता है, इससे राम ने चाकू के द्वारा फल काटा, चाकू से फल काटा। कर्ता ने कर्म को करण से, जहाँ पे कोई चीज़ किसी के द्वारा की जा रही हो वहाँ पे क्या होता है, करण कारक होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि नाव जल में तैरती है, कौन सा कारक है। कारक की संख्या 8 होती है। और हिंदी में दोस्तों कारक 8 होते हैं, संस्कृत में कारक 6 होते हैं। और नाव जल में तैरती है, कौन सा कारक है। संप्रदान कारक, संबंध कारक, करण कारक या अधिकरण कारक। कारकों की संख्या 8 होती है। और नाव जल में तैर रही, जहाँ पे दोस्तों कोई चीज़ किसी में हो या पर, जहाँ पे में या पर का बोध हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है, अधिकरण कारक हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि घर के लिए यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द से दोस्तों रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। और घर के लिए यह पर्याय, इसमें से कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है। जैसे गृह लिखा गया है, ग्रह है, आलय है या निलय है। तो दोस्तों आपको बता दें, चाहे आपका गृह हो, इसके अलावा आलय हो, ठीक है, और आप जो लिखा गया है निलय, ये तीनों ही क्या हैं, घर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। जबकि ग्रह जो है वो घर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे देखिए। कह रहा है कि जो करेगा सो भरेगा। जहाँ पे एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर होता है
या एक कार्य जो है दूसरे कार्य के ऊपर निर्भर हो पूरी तरीके से, और वहाँ पे आपका क्या होता है, संबंध कारक होता है दोस्तों। जो करेगा सो भरेगा, यह निश्चय है, निश्चयवाचक, यहाँ पे संबंध एवं निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और जिस देखिए दोस्तों, और इसको पहचानने का नियम मैं बता दूं कि कैसे आप पहचानेंगे कि संबंधवाचक है। जहाँ पे सिर्फ आपको जो और सो दिखाई दे, जहाँ पे जो और सो दिख जाए, बस आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है दोस्तों, जो करेगा सो भरेगा, ये निश्चय है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या? तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ने के कारण उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और आदर्शिका क्या है? एक तत्सम शब्द है, और इसका क्या पूछा जा रहा है? तद्भव पूछा रहा है। तत्सम क्या होते हैं? तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों आए हैं और उसी प्रकार से उनका उपयोग होता आ रहा है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम मतलब उसके समान। तो चलिए इसमें आपको बताते हैं कि आदर्शिका शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। आदर्श, अदरक, आरसी या आज। तो आदर्शिका का तत्सम तद्भव शब्द क्या होगा? आरसी होगा। और अदरक का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? आद्रक होगा। ठीक है दोस्तों, आद्रक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण दोस्तों। क्षणभंगुर वस्तु के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? क्षणभंगुर वस्तु के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? 72 घाट का पानी पीना, पाँव फटना, आकाश कुसुम होना, या पानी का बुलबुला होना। क्षणभंगुर होना मतलब कोई चीज़ बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाना। ठीक है, वही क्या कहलाता है? क्षणभंगुर कहलाता है। तो पानी का बुलबुला होना। ठीक है, तो इस मुहावरे के लिए जो इसके लिए जो उपयुक्त मुहावरा वो क्या है? पानी का बुलबुला होना। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? इसमें से संधि और विच्छेद, संधि मतलब जोड़ना होता है, विच्छेद मतलब अलगाव होता है। ठीक है, अलग कर देना। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया, भाव प्लस रूप बराबर भाव, अभि प्लस एक बराबर अभिषेक, मन प्लस रंजन बराबर मनोरंजन, या भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। तो उसको इसमें से कौन सा राइट है? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कि भानु प्लस उदय, वो क्या है आपका? यहाँ पे राइट जवाब है इसका। क्योंकि और इसमें दोस्तों आपको बता दें कि कौन सी संधि है। यहाँ पे दीर्घ संधि है। जब उ के बाद बड़ा उ आ जाए, मतलब कहने का मतलब है सेम आ ई उ री में से सेम कोई स्वर शब्द आ जाए और वहाँ पे क्या होता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। और कभी कभी पूछ लेता है कि भानुदय जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, तो आप बता सकते हैं स्वर संधि है, और स्वर में क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। और यहाँ पे दोस्तों आप मनोरंजन, जो मनोरंजन शब्द लिखा गया है, इसका अगर हम संधि विच्छेद सही करते हैं तो यहाँ पे आएगा मन प्लस रंजन। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है? यहाँ पे विसर्ग संधि का यूज हुआ है। ठीक है, और अभिषेक जो शब्द लिखा गया है इसका क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि अभि प्लस सेक होगा। अभि प्लस सेक इसका सही संधि विच्छेद होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। खुमान रासों के रचयिता कौन है? खुमान रासो जो है इसके रचयिता कौन है? जगनिक है, चंद्रवरदाई है, नरपति नाल है, या दलपति विजय। तो कुमार रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। और दोस्तों इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैं लाता रहूँगा। ठीक है, बस आपको वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों कह रहा है कि जब उपमेय और उपमान में रूप, जब उपमेय और उपमान में रूप, गुण आदि के बीच समानता का प्रतिपादन हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अलंकार होता क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है शब्द अलंकार
और दूसरा क्या होता है अर्थ अलंकार। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि जब उपमेय और उपमान में रूप गुण आदि के बीच समानता का प्रतिपादन हो तो वहां पे क्या होता है उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, क्या होता है उपमा अलंकार होता है। जैसे दोस्तों कनक कनकते सौ गुनी मादस का अधिकार वह पाए बौरा या खाए बौरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है यमक अलंकार। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होती है जहाँ पे कोई चीज बहुत बढ़ा चढ़ा के कही जाए। ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न नेक्स्ट है कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा यह किस अलंकार का उचित उदाहरण है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि अलंकार क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या होते हैं अलंकार होते हैं। और इसमें कौन सा अलंकार है जहाँ पे दोस्तों वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जैसे यहाँ पे म वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हुई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। करबला नाटक जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक नाटक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि मनुआ तो दू दिशी फिरे यह तो सुमिरन नाही उक्त काव्यांश किस कवि का है। तो जो यहाँ पे काव्यांश दिया गया दोस्तों किस कवि के द्वारा रचित है तो मैं आपको बता दूं कि कबीर दास जी द्वारा कबीर दास जी द्वारा रचित है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बने थे और हम स्वयं में अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो इस पंक्ति के रचयिता जो दोस्तों कौन है भगवती चरण वर्मा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न प्रश्न संख्या नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है। नहले पे दहला मारना मतलब करारा जवाब देना बिल्कुल सही बात है। बत्तीसी बंद करना मतलब चुप हो जाना। सिर का पसीना पांव तक आ जाना कठिन परिश्रम करना ये भी सही है। थाली का बैगन होना मतलब अपनी बात पर टिके न रहना अस्थिर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।